अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समरान जुल्फ़िकार, मैं पेट्रोल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आज आपके साथ हूँ। आज हमारा पॉडकास्ट 3 है और हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान साहब, जो कि सुमित मार्केटिंग के सीईओ हैं। आज हम इनसे पूछते हैं कि इनका मार्केट में क्या किरदार है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैंने जी अपना ये काम स्टार्ट किया था 2017 में। तो उसके बाद पारक्यू के साथ ही मुंसलिक रहे हैं। हमने पारक्यू के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। वो वक्त भी दिखा है जब यहाँ पे नैब के इश्यूज़ हुए थे और बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे। उस वक्त जब हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था काम, तो ऑलमोस्ट 18-20 स्टेट थी। उसके बाद डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया 2020 के बाद। 2020 के बाद पारक्यू ने बहुत ज़्यादा एक अच्छा जंप लिया, क्योंकि आपको पता है कि रियल स्टेट में डेवलपमेंट ही सबसे जो है चीज़ मैटर करती है। डेवलपमेंट के बगैर कोई भी सोसाइटी कामयाब कभी नहीं हो सकती। डेवलपमेंट के बाद ही वहाँ पे एंड यूज़र आता है, एंड यूज़र का रुझान होता है, वहाँ पे एक घर बनते हैं। क्योंकि इन्वेस्टर एक रीढ़ की हड्डी होती है रियल स्टेट की, लेकिन उसके साथ साथ एंड यूज़र का भी रुझान जब होगा तभी इन्वेस्टर आएगा। मुझे बताएँ, पार्क व्यू में एंड यूज़र के लिए क्या-क्या अमेनिटीज़ हैं? पार्क में एंड यूज़र के लिए सारी अम्यूनिटीज़ अवेलेबल हैं, मतलब यहाँ पे पार्क्स, मसाजिद जो कि इनिशियल होती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो किसी भी जगह पे कोई भी बंदा घर बनाने के लिए जाता है, तो वो लोकल कटिंग को छोड़ के आता है। वो फिर ना मेन दो दो चीज़ें हैं जो है इनिशियल देखता है। उसमें दो चीज़ों में एक आती है आपकी सिक्योरिटी। 5 मरले के घर का रहायशी जो है वो एक गार्ड नहीं अफोर्ड कर सकता। ठीक। वो फेंसिंग वगैरह या इस तरफ की चीज़ों में वो जाएगा, वो इतने एक्सपेंसिव बियर नहीं कर सकता। तो इसलिए उसको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो सिक्योरिटी होती है। ऑब्वियसली अगर वो फैमिली उसकी घर पे है, वो बाहर बैठा हुआ है या अपने घर से बाहर है, फॉरेन में है, उसको ये फ़ील हो कि भाई मेरी जो फैमिली है वो रिलैक्स है, अपने घर में अपनी सोसाइटी के अंदर घूम फिर सकती है। यानी कि वो बाहर बैठा रिलैक्स है कि उसकी फैमिली सिक्योर है, एक अच्छी एनवायरनमेंट में, जी एक बिल्कुल। अच्छे माहौल में, जी एक बिल्कुल। अच्छी पुरसुकून जगह पे रह रहा है जी वो। बिल्कुल। दूसरा एक मेन पॉइंट होता है जो कि आप किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहें या आप घर बनाना चाहें, ज़्यादा घर के लिए, कि आप देखें कि वहाँ पे सीवरेज का सिस्टम कैसा है। पहला आपका निज़ाम है, सिक्योरिटी होनी चाहिए। दूसरा आपका सीवरेज का निज़ाम होना चाहिए, क्योंकि पीने के लिए पानी जो आप किसी भी जगह पे जाएँगे तो वहाँ पे आप अभी जो कॉन्सेप्ट है वाटर बॉटल बाहर से आप खरीद सही। के लेके आ सकते हैं। वैसे पानी इस्तेमाल के लिए आप जो है बोर करवा सकते अभी हैं, डीप वाटर बोर। प्लांट भी काफ़ी जगह पे लगे हाँ हैं, जी। आपको हर जगह पे वाटर प्लांट है, वाटर वहाँ से आप अपने घर के पीने के लिए अच्छा पानी ले सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन सीवरेज का अगर निज़ाम नहीं होगा तो यहाँ तो आपका जो पानी है वो सड़क में जाएगा, तब भी आपको तंगी होगी, यहाँ इर्द-गिर्द के प्लॉटों में जाएगा तब भी तंगी आपको होगी। सही। तो ये 2 अगर चेक पॉइंट्स आपके ये पूरे होते हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर, तो फिर फर्दर चेक पॉइंट्स होते हैं कि जी वो एरिया कैसा है, वहाँ की कम्युनिटी कैसी है, वहाँ की डेवलपमेंट कैसी है, उसके इर्द-गिर्द पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसी है, उसकी मतलब जो उसके ओनर, सोसाइटी के जो ओनर हैं वो कौन है, क्योंकि ये बड़ा देखा जाता है कि ग्रुप कौन सा है, किस ग्रुप के सही। साथ आप अटैच हो रहे हैं। ये बड़ी सारी चीज़ें मैटर होती हैं। आया कि ग्रुप की पास्ट हिस्ट्री, उन्होंने डेवलपमेंट कैसे की थी, सोसाइटी की डेवलपमेंट कैसी है, ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं। पहले ये ठीक। 2 चेक पॉइंट्स होते हैं। ये तो आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट और हाइश के पर्पज़ से पार्क एक अच्छी सोसाइटी है। जी बिल्कुल, पार्कव्यू बहुत बेहतरीन सोसाइटी है। इसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के लॉज हैं रियल एस्टेट में, ये आप बेशक गूगल भी कीजिएगा। जी, जी। वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जी आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आप देखेंगे तो पहला जो है ना चैप्टर ये आता है कि वहाँ पे जिस एरिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वहाँ पे घरों के कंस्ट्रक्शन की स्पीड कैसी है। क्योंकि जब घर कंस्ट्रक्ट होंगे तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर आएगा वहाँ पे, ठीक है। दूसरा आपने ये देखना होता है कि उस जिस एरिया में आप जा रहे हैं उसके इर्द गिर्द जो है मुख्तलिफ जो और सोसाइटीज़ हैं उनमें प्राइस का गैप कितना है। अगर तो प्राइस का गैप है तो वो एक ना एक दिन मीट होना है प्राइस का गैप। तो वो अगर आप लो प्राइस वाले बजट में जा रहे हैं तो वो साथ वाली एक और सोसाइटी है, तो आपस में दोनों का प्राइस गैप मीट होगा। 1 साल में हो जाए, 2 साल में हो जाए, लेकिन एक टाइम आएगा कि दोनों का प्राइस गैप मीट होना है, अगर दोनों सेम लेवल की
डेवलपमेंट के लिहाज से चल रही हैं। अगर प्राइस गैप की बात करें तो प्राइस गैप तब भी मीट अप होगा ना जब दोनों का स्टैंडर्ड सेम हो सकता है। जी तो बिल्कुल। सिर्फ डेवलपमेंट एक की पहले स्टार्ट हो चुकी है, एक की बाद में स्टार्ट हो रही है, जी बिल्कुल। फिर उनका दोनों का जो गैप है प्राइस गैप वो मीट अप होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऑब्वियसली मैंने वही बताया कि सेम स्टैंडर्ड की डेवलपमेंट के साथ की जो सोसाइटीज़ हैं उन्होंने एक ना एक दिन बराबर आपस में आ जाना है। अब आप ये नहीं कह सकते कि बड़ा ब्रांड है जैसे बैरिया NFC2 के बराबर हो जाए आपस में, सही। हालांकि इकट्ठी हैं एक दूसरे के अभी अगर देखें हम तो, लेकिन चूंकि डेवलपमेंट और फिर वही ग्रुप आ गया ना पीछे, जी, ग्रुप जी। अच्छा नहीं है। डेवलपर जो है। हाँ डेवलपर अच्छा है बैरिया का, दूसरी तरफ डेवलपर या वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है तो उनको तो कंपेयर कर नहीं सकते। तो तीसरा इसमें ये होता है कि आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसी है। सही। ठीक है, क्योंकि हम इस वक्त बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 5 मरले की हाउसिंग सोसाइटी में, वो है मिडिल क्लास की सोसाइटी। वहाँ पे आपके हर बच्चे के पास जो है वो गाड़ी नहीं हो सकती, वहाँ पे हर बच्चे ने कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना। उसके लिए देखना है कि जैसे अभी लाहौर में जो एक यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी है वो पंजाब यूनिवर्सिटी है, तो उससे कितना डिस्टेंस है। ठीक है, वो बाइक पे उसके लिए अवेलेबल है, इजी एक्सेस है या नहीं है, उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मतलब सात मुल्तान रोड है तो आके जाते हैं। उसके करीब जो बस अड्डा है, बस टर्मिनल, वो कितने फासले के ऊपर है। उसके करीब अगर मोटरवे है, रिंग रोड है, तो वो बड़े शहरों में क्योंकि ये जो देखा बंदा जाता है। अपने लिए घर देख रहा है, प्लॉट देख रहा है, वो ये भी देखता है कि उसके बच्चों की जो तालीम के इदारे हैं वो इसके नियरेस्ट हो, ताकि जी वो बिल्कुल। इजी जा सकता हो। अगर अपनी कन्वेंस नहीं है तो वो इजी ट्रांसपोर्ट उसको अवेल हो वहाँ पर। जी बिल्कुल, यही पॉइंट है ना जी, कि वो इसके इर्द गिर्द के लिहाज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसी होनी चाहिए, सही। तो वही हम बात कर रहे हैं। तो आपका कहना है कि पार्क की अच्छी सोसाइटी है। जी बिल्कुल, ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक चेक पॉइंट्स कंप्लीट हो रहे हैं इसमें, उसी लिहाज से फिर हम आगे बात करेंगे। थोड़ा सा बताएं पार्क में कितने ब्लॉक हैं और इसकी डेवलपमेंट के बारे में, इसमें कितने रहायश पजीर लोग हैं, कितने घर यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड हैं, कितने अंडर कंस्ट्रक्टेड हैं यहाँ पे घर। पार्क में तकरीबन इस पर कुछ 14-15 के करीब जो है ब्लॉक जो है ऑन ग्राउंड हैं, जिसमें कि तकरीबन इस वक्त मेरे ख्याल से 18 से 20 हज़ार के करीब प्लॉट डेवलप हैं, और 8 से 9 हज़ार के करीब जो है ना घर बने हुए रहायशें हैं। सही। तो ये ऑलमोस्ट 50% के करीब जो है वो यहाँ पे प्लॉट्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई है। ये एक बड़ी खुशाइंद बात है, क्योंकि एंड यूज़र का बहुत ज़्यादा रुझान है प्राइस ब्रैकेट का। ठीक। अगर हम पार्क व्यू के अंदर ही देखें प्राइस की ब्रैकेट को, तो पार्क व्यू के अंदर ही एक ह्यूज डिफरेंस है। मतलब अगर हमारे पास 3 से 4 मिलियन के बजट में भी प्लॉट अवेलेबल है, और अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 मिलियन के बजट में भी प्लॉट अवेलेबल है। तो अगर तीन से चार मिलियन का बजट बता रहे हैं आप पार्क में, तो इसमें कोई लोकेशन भी अच्छी है कि पीछे जाके है? देखिए ऑब्वियसली आपको कुछ जगहों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब ये जो 4 मिलियन का मैं बजट बता रहा हूँ, ये नहीं कटेंगे ऑब्वियसली। उसमें आप की अभी अंडर डेवलपिंग फेज़ में चल रहे हैं वो ब्लॉक्स वगैरह, उनका पोजेसन जल्दी सोसाइटी दे देगी इंशाल्लाह ताला। और अगर आप जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे अपने डिस्टेंस के ऊपर, तो ऑब्वियसली आपको जो डेवलप एरियाज़ हैं उनके अंदर भी बाउंड्रीज वगैरह के ऊपर प्लॉट मिल जाएंगे। लेकिन मेरे सिर्फ बात करने का मकसद ये था कि हर कम्युनिटी के लिए आपके पास यहाँ पे चीज़ अवेलेबल है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी चीज़ अवेलेबल है, क्योंकि ऑब्वियसली वही मैं बात की कि 4 मिलियन वाले प्लॉट ने जिस दिन उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट होनी है, उस दिन उसने 4 मिलियन का नहीं रहना, उसने उसमें प्राइस ऐड होनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। प्रॉपर्टी का फ़ायदा ये है कि आप प्रॉपर्टी जब बाय करते हैं तो उसकी प्राइस कम होती है, आफ्टर फ्यू मंथ या फ्यू ईयर्स उसकी प्राइस बहुत ऊपर चलेगी। प्रॉपर्टी में बेसिकली जो टाइम होता है ना, वो इसकी खुराक होती है। आप किसी भी सोसाइटी में जाते हैं ना जी, या किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पे ना जो मेन 3 बड़े जंप्स होते हैं। ग्रेजुअली प्रॉपर्टी इंक्रीज करती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसमें ना पहला जंप होता है बैलेटिंग का। बैलेटिंग होती है तो एक इंक्रीज आता है, हाइक आती है प्राइस के अंदर। लेकिन ये जंप ना थोड़ा सा आपको ज़्यादा वेट करना पड़ता है। ऑब्वियसली सोसाइटीज़ जो होती हैं फाइल्स आपको सेल करती हैं, उसके बाद बैलेटिंग वो तब करती हैं जब आप ऑलमोस्ट को 50% या 50% से ज़्यादा तक की ना पेमेंट क्लियर कर चुके होते हैं। अच्छा, दूसरा जो बड़ा जंप आता है ना, वो आपका था जब डेवलपमेंट वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। प्लॉट का नंबर लग गया, बैलेटिंग हो गई, अब प्लॉट के ऊपर डेवलपमेंट शुरू हो गई। और तीसरा बड़ा जंप आता है जब आपकी वहाँ पे पोजेसन अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि एक्चुअल चीज़ तो यही है ना कि पोजेसन मिलेगा तो फिर ही आगे काम चलेगा। तो ये 3 बड़े जंप्स होते हैं जिसमें से आप किसी एक या 2 को बेसिकली क्रैप करते हैं, और बाकी वैसे प्रॉपर्टी जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इंक्रीज़ करती रहती है। ये तो भी आपने जो बताया 3 स्टेप होते हैं प्राइसेस इंक्रीज करने के, अच्छा गेन हासिल करने के, बैलेटिंग हो गया, डेवलपमेंट हो गया और पोजेसन हो गया। इसके अलावा जो आप ऑन द स्पॉट जो ऑन ग्राउंड पोजेसन पर प्लॉट मौजूद होता है
उस पे जो सूरत हाल है उसमें प्राइस इंक्रीज़ होने की, उस पे अच्छा आपको, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आप इसमें अच्छी इन्वेस्टमेंट करके तो अच्छा इनकम हासिल कर सकते हैं, रिटर्न कहने से आप ले गेन कर सकते हैं उसमें से। जी बिल्कुल, इसमें इसीलिए ना पार्क्यू में मुख्तलिफ लोग जो अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे डील्स वगैरह लेते हैं, पार्क्यू मोस्टली जो डील है वो ऑन ग्राउंड ऑफर करती है। ऑन ग्राउंड इसमें ये होता है कि एक एरिया का नक्शा दे दिया जाता है और उसके ऊपर जगह एक्वायर होती है, उसके ऊपर डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी जाती है। फिर डीलर्स को और एंड क्लाइंट के पास 3 महीने से लेकर 6 महीने का टाइम होता है। ठीक। सोसाइटी जो है अपनी डेवलपमेंट मैक्सिमम 1 से 2 महीने में डेवलप करके वहाँ पे उस एरिया के अंदर जो है ना वो पोजेशन दे देती है। इसका मतलब है कि जो सोसाइटी प्लॉट आपको डील देती है वो आप ऑन ग्राउंड ही बेच रहे होते हैं ना, जी ऑफ ग्राउंड तो ना हुए। तो उसमें जो 3 से 6 माह का आपने गैप बताया पेमेंट का, वो आप क्लाइंट को भी इसका देते हैं, फेवर्स में मिलती है क्लाइंट को जी 3 से 6 माह बिल्कुल, के ये लिए? क्लाइंट के लिए होती है ऑब्वियसली। डीलर्स जो है वो जैसे बुकिंग होती है उसके बाद आपका पेमेंट प्लान शुरू हो जाता है। और उस पेमेंट जिस दिन आपकी एंट्री होती है उसके बाद आपको 3 महीने या 6 महीने का टाइम है। तो पहले सोसाइटी ने डील दी थी उसमें 6 महीने का टाइम था, अभी कुछ ऐसी डील आई है जिसमें 3 महीने का टाइम है। तो इस तरह वो डील टू डील वेरी करता है। इसका मतलब है पार्क तो बड़ी अच्छी ऑफर लेके आ रहा है क्लाइंट्स के लिए, एंड यूजर के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। ऑन ग्राउंड आपको प्लॉट मिल रहा है 3 से 6 माह के टाइम पे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऑन ग्राउंड प्लॉट होता है, उसके ऊपर इसमें आपके पास ये भी होता है कि वो घरों के बिल्कुल साथ होते हैं ऑब्वियसली ब्लॉक्स। ठीक। ठीक है, क्योंकि एरिया जो डेवलप हुआ होता है उसके बिल्कुल साथ नई लैंड एक्वायर होती है, एक्विजिशन होती है, उसके ऊपर डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी जाती है। लोगों के लिए पुराने एरिया में लोग जाते हैं वहाँ पे आपको तकरीबन 5 से 10 लाख रुपए का डिफरेंस होगा तो ऑब्वियसली चीज़ बिकेगी। तो वो आप पुराने एरिया में जाते हैं तो आपको चीज़ फर्क करें, मैं मिसाल देता हूँ, आपको 60 लाख की एक चीज़ मिल रही है तो साथ वाले एरिया में कोई चीज़ रीसेल में आपको 65 या 70 लाख रुपए की मिल रही होती है। तो लोगों के लिए ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि बिल्कुल घरों के दरमियान या घरों के साथ वाले एरिया में सोसाइटी अच्छे रेट्स के ऊपर आपको नए प्लॉट ऑफर करती है। और इसमें इन्वेस्टर्स के लिए ये फिर चार्म आ जाता है कि ऑब्वियसली जब वो एरिया डेवलप हो जाता है तो एक तो उनके पास टाइम होता है पेमेंट क्लियर करने के लिए, तो सही। दूसरा जब डेवलप हो जाता है तो फिर वो उसने प्राइस गैप को मीट करना होता है। नए जो पुराने वाला एरिया और नए वाले एरिया आपस में ये मिल जो जाते हैं। लैंड होती है, जिस लैंड पे सोसाइटी डेवलपमेंट करके प्लॉट सेल करती है, ये लैंड सोसाइटी ने ऑन द स्पॉट उसको परचेज किया होता है कि पहले ही परचेज की होती है? और वो जिन होती है लैंड होल्डर्स की, उनको पेमेंट की जाती है टाइम पे कि सोसाइटी तंग करती है उनको? ऑब्वियसली ये एक चीज़ जो मैंने आपसे पहले भी बात की कि डेवलपमेंट जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। डेवलपमेंट होती किस चीज़ के ऊपर? लैंड के ऊपर है। अगर लैंड ओनर्स को तंग करेंगे या लैंड जो है वो उसमें एक्विजिशन में मसला आएगा तो ऑब्वियसली ऑन ग्राउंड डील नहीं चल पाएगी। सोसाइटी पहले लैंड एक्विजिशन करती है, उसके बाद उसके ऊपर डेवलपमेंट करती है। लैंड एक्विजिशन के बाद उसका नक्शा जो है वो अवेल कर दिया जाता है सब डीलर्स को जो डील लेना चाह रहे होते हैं। उसके बाद जो है वो उनको प्लॉट अलॉट कर दिए जाते हैं और डेवलपमेंट जो है वो लैंड एक्विजिशन के फौरी बाद शुरू हो जाती है। डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द मैप ही होती है ऑब्वियसली। तो मैप रिवील हो जाता है, आपके पास फिर ऑप्शंस होते हैं कि आप कहाँ पे जा सकते हैं, किस एरिया में आप प्लॉट खरीद सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई 100-200 प्लॉट नहीं होता, ज़्यादा प्लॉट होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। माशाल्लाह अभी पार्क के प्लेटिनम पार्टनर है, डील होल्डर है। तो आपकी बताएं, जो डील सील आप करते हैं उसमें कोई बेनिफिट मिलता है आपको? क्लाइंट को तो बेनिफिट मिल रहा है, आपको भी बेनिफिट मिलता है इसमें कोई? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली यहाँ पे हमने कंसेक्टिवली काफ़ी डील्स उठाई हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतरीन जो है वो यहाँ पे चीज़ें जो है बिकती हैं, क्योंकि सोसाइटी ने स्पेसिफिक प्लेटिनम पार्टनर्स को डील देती है। उसके बाद उनके लिए वो जो बाकी मार्केट के डीलर्स हैं वो फिर उनसे कंसल्ट करते हैं या सब उनके डीलर साथ जो होते हैं? कोऑपरेशन, हाँ जी, सब डीलर होते हैं वो उनके साथ कोऑपरेशन में आ जाते हैं। ठीक है, आपस में मिलजुल के वो उसी आगे चीज़ें सेल आउट होती हैं, उसमें सब के लिए बेसिकली बेनिफिट में होता है। सही। इसके अलावा बताएं, आपने प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट किया, इससे पहले आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? इससे पहले भी आपने कोई बिजनेस किया हुआ है? मेरी क्वालिफिकेशन बेसिकली मैं वेटरनरी डॉक्टर हूँ, जो कि आमतौर पे काफ़ी डॉक्टर है तो आप प्रॉपर्टी में क्या कर रहे हैं? जो कि आमतौर पे काफ़ी लोग इसको कहते हैं कि डिनाई करते हैं कि क्योंकि ये बेसिकली ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी यहाँ पे हम काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, क्योंकि रियल एस्टेट का अब जो है ना एक कंसेप्ट चेंज हो गया है। पहले जिस तरह होता था लोग के जी एक जिसको हम उर्फ आम में डीलर कहते थे, अब जी जी। रियल एस्टेट कंसल्टेंट है हम। तो वो पढ़े लिखे होने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। ठीक। तो थोड़ा सा बताएंगे जो चेंजिंग आप कहना चाह रहे हैं?
कोई एक दो बातें इस बारे में। बेसिकली कमिटमेंट होती है ना जी। पहले जो डीलर्स होते थे वो आपको जैसे कहते हैं ना जी कि हमारी जुबान में कहते हैं टोका फेरते थे। जी जी। तो वो बेसिकली होते थे कि चीज़ आपको बस उन्होंने देनी होती थी। उसमें आफ्टर सेल सर्विसेज बड़ी मैटर करती हैं। ऑब्वियसली अगर हम आपको प्लॉट पे सेल कर रहे हैं तो उसमें आपने प्लॉट सेल परचेज कर लिया, उसके बाद आपने ऑब्वियसली घर बनाना है, सही। या अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपने उसको एक ना एक टाइम पे आकर सेल करना है। तो वो बिल्कुल। उसकी टेक केयर करते हैं, मतलब जो नए पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं जो कि इस सब सारी चीज़ों को समझते हैं कि इन्वेस्टर हमारा ब्लड है, एंड यूज़र हमारा एक एडवर्टाइजमेंट करेगा। तो फिर उसको आफ्टर सेल सर्विसेज इस तरह है कि जी गाइड करते हैं पूरा प्रॉपर तरीके के साथ कि आप यहाँ इस तरह से घर बना सकते हैं, और उसके अलावा कोई इशू आता है तो उसमें फिर उनके साथ पूरा कोऑपरेट करते हैं। तो जबकि जो पुराने तरीक़ेकार में होते थे वहाँ पे ऑब्वियसली इतनी सैचुरेशन भी नहीं थी मार्केट्स में, इतना लोगों को वेल अवेयर भी नहीं थे। ठीक। तो वो जो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिस्टम होता था वहाँ पे। तो आपके ज़हन में क्या है, आप माशाल्लाह डॉक्टर हैं, आप खिदमत खलक करते करते आप प्रॉपर्टी में आ गए। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह से खिदमत खलक है ना, कि ऑब्वियसली जिन लोगों के पास घर नहीं है उनके लिए सस्ते प्लॉट्स की कोशिश करते हैं, उनको जो है वो छत फराहम आप ये वाली होती है खिदमत वो। करना चाह रहे हैं वहाँ जी पे। बिल्कुल, हाँ जी। सही। इससे पहले कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो आपने प्रॉपर्टी से इससे पहले? पहले एक दो थे छोटे छोटे फिलिंग स्टेशन, ये जो जैसे जो बड़ा अच्छा काम है वो भी, तो वो भी किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से इसमें बड़ा बेहतरीन अल्लाह ताला ने रिज़्क़ दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी चल रहा है, और फर्दर भी आगे चलने के प्रोग्राम है। यानी कि आपको माशाल्लाह ऐसे अच्छा रिस्पांस मिला है, हाँ जी। आप सेटिस्फाइड अपने बिजनेस से? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड हैं बिजनेस से भी और पार्क से भी। बाहर किसी भी। हाँ जी। मुझे बताइए, जो आप डील, जब आप कोई भी डील उठाते हैं तो आप उसमें पेमेंट तो करते होंगे, तो उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, क्योंकि सेम टाइम में तो आपको पोजेसन वहाँ पे मिल नहीं रही। उसमें जब आप क्लाइंट को 3 से 6 माह का टाइम दे रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है 3 से 6 माह की टाइम है, तो आप, मेरा नहीं ख्याल, क्लाइंट के नाम उसके प्लॉट या क्या घर कर देते होंगे, तो वो तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स पड़े होंगे उसके, या कोई पेपर वर्क होगा, उसमें क्लाइंट सिक्योर होता है? इसमें बेसिकली बिल्कुल क्लाइंट हर तरह से सिक्योर होता है, क्योंकि सोसाइटी हमें फॉर्म इशू करती है और उनके ऊपर मेंशन किया जाता है, पार्क्यू के डायरेक्टर सेल साहब की तरफ से कोई साइन फॉर्म होता है, उसकी फिर हमने अपने लेटर हेड के साथ, हमारे लेजर्स के अंदर ओपन होते हैं, तो हम अपने लेटर हेड भी साथ अटैच करते हैं। उन फॉर्म के बगैर हमारे लेटर हेड्स की कोई वक़्त नहीं होती। वो फिर अंदर सबमिट होते हैं जब कोई बंदा प्लॉट ख़रीदता है। ऑब्वियसली हमने क्योंकि अपनी 50% पेमेंट की होती है, वो डील टू डील वेरी करता है कि अगर आप हमें सोसाइटी ने 25% पे डील दी है, 50% के ऊपर पेमेंट के ऊपर डील दी है, तो वो सोसाइटी के अंदर जब उसकी एंट्री हो जाती है वो पेमेंट हमें क्लियर कर देते हैं। उसके बाद एंट्री, आप रिमेनिंग पेमेंट पे एंट्री करवा देते हैं क्लाइंट की? देखिए, हमने जो पेमेंट अंदर सोसाइटी को पे की होती है हमने वो रिसीव करके, बाकी फिर उन्होंने सोसाइटी को इंस्टॉलमेंट देनी होती है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट प्लान जो पूरा होता है वो सोसाइटी ऑफर करती है। हम जो है हमने बेसिकली अपनी इनिशियल अमाउंट जो डाउन पेमेंट जिसको कहते हैं हम, वो हमने पे करके एक चीज़ जो है हमारे एंड पे आ जाती है। अब हमने अपनी पेमेंट चूँकि लगाई होती है, फिर जो हम जब किसी को चीज़ बेचते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट्स उस क्लाइंट के साथ जाकर सोसाइटी में पहले ट्रांसफ़र करवाते हैं, उसके बाद हम अपनी पेमेंट क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद सिक्योर होते हैं, अगर क्लाइंट जैसे आपने बताया सिक्योर हो गया, आपकी भी डॉक्यूमेंटेशन या आपकी पेमेंट सिक्योर होती है? जी बिल्कुल, 110% सिक्योरिटी आपके साथ पूरी फेवर करती है आपको पूरा? जी बिल्कुल, सोसाइटी पूरी हमें सपोर्ट देती है। इवन इसके जो सोसाइटी के सीईओ हैं माशाल्लाह से, वो हमें पूरा फेवर करते हैं कि जहाँ पे जैसे आजकल के हालात की वजह से स्टक हो जाते हैं तो हमें वे आउट मिलता है। बेसिकली डीलर्स या इन्वेस्टर को वे आउट हमेशा डेवलपर ने देना होता है। ठीक। किसी भी जगह पे अगर हम स्टक होते हैं तो अगर हमें वो वहाँ से वे नहीं निकालेंगे, वो सोसाइटी या डेवलपर ने निकालना है, तो हम आगे जो है वो नहीं परसू कर सकेंगे। अब हम यहाँ पे एक बात करते हैं, एक बड़ा वेल नोन ब्रांड है पाकिस्तान का, और उनके इन्वेस्टर्स और डीलर्स एक दफ़ा कराची में उनके साथ मतलब फंस गए। ऑब्वियसली पेमेंट स्टक हो गई, कुछ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आपको पता है चलती रहती हैं उस वजह से ना, या इसे को 5-6 साल पहले की बात कर रहे हैं। ठीक। तो खैर वो डेवलपर के पास गए डीलर्स वगैरह के, जी हम तो स्टक हो चुके हैं, हमारी भी और हमारे इन्वेस्टर्स की पेमेंट्स आपके कहने के ऊपर हमने तो लगा दी। तो उस डेवलपर ने क्या किया, उसने जी सारे डीलर्स की एक लिस्ट तैयार की और उनको फौरी तौर पे उनका कैश रिलीज किया, अपनी जेब से वे आउट दिया ना जी।
तो उन डीलर्स ने कहा जी कि हम हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी फंसे हुए, उन्होंने कहा जी कि आपको निकाल लिया है तो आप अपने, हम आपके इन्वेस्टर्स को भी निकाल लेंगे। और ठीक। वो थोड़ी देर बाद कहने लगे कि मैं नहीं निकालूंगा, अब आप ही निकाल लेंगे। और वो वैसा ही हुआ कि ऑब्वियसली उन डीलर्स ने, जब उनके पास से सारा माल खत्म हो गया तो उन्होंने उसी जगह पे ट्रेड करनी थी, उन्होंने उसी जगह उसी मंडी में काम करना था। उन्होंने फिर जो उनके इन्वेस्टर्स के, एक दूसरे के इन्वेस्टर्स की चीज़ें लेन देन शुरू कर दी आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। वो विद इन 2 to 3 मंथ्स वो सारे रिलीज हो गए और दोबारा कैश फ्लो था उसी मार्केट में, उसी मंडी में आ गया। तो इसी तरह पारक्यू के अंदर भी यही होता है कि जब हम किसी जगह पे स्टक होते हैं तो हमारा माल जो बाय बैक भी किया जाता है। ठीक है, तो उससे जो आपका इन्वेस्टर है या सब डीलर है वो भी तो इन्वेस्टमेंट करता होगा, तो अगर आपका माल जब बाय बैक होता है तो ज़ाहिर सी बात है मार्केट में तेज़ी आती होगी, फिर आपके जो थोड़ा सा लिमिटेड सा माल होगा उस पर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती होगी। जी बिल्कुल इसी तरह ही होता है। बेसिकली जब मार्केट को प्लस माइनस आपने करना होता है खुद। आमतौर पे पारक्यू की जो मार्केट है वो अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसी है कि इसमें चाहे सोसाइटी एक रेट तय कर दे, चाहे इन्वेस्टर्स आ जाएं, चाहे डीलर्स आ जाएं, ये कोई रेट नहीं तय कर पाते जब तक चौथा आंसर जो है ना वो एंड यूज़र है वो नहीं आता। एंड यूज़र जब आता है उसका रुझान होता है कि जी हमने घर बनाना है यहाँ पे, तो जैसे जैसे वो प्लॉट्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है वैसे वैसे उस एरिया की वर्थ बढ़ती जाती है। ये नहीं है कि जी सोसाइटी ने कह दिया जी कि ये रेट हमने जो है अनाउंस कर दिया तो इस रेट के ऊपर जी आज के बाद प्लॉट बिकेगा, नहीं। तो आपका मतलब है कि जो आपकी डील है उसका जो सारा दारोमदार है आपके एंड यूज़र पे है, उसकी कैपेसिटी पे है। जी बिल्कुल, और ये होता है, एंड यूज़र आता है, एंड यूज़र के अकॉर्डिंग डील चलती है। अब ये फ्रीडम डील थी, रिसेंटली पारक्यू के अंदर आई थी, तो इसमें सोसाइटी ने जो प्लॉट्स की प्राइस थी 5 मरले की 65 लाख अनाउंस की थी, 10 मरले की 1 लाख अनाउंस की थी। लेकिन सही। आजकल की आपको पता है मार्केट काफ़ी डाउन है, तो डीलर्स ने सब ने सोसाइटी से मुशावरत की, तो उन्होंने कहा जी कि ये प्राइस ज़्यादा है। तो अच्छा। फिर सोसाइटी ने उसको मद्देनज़र रखते हुए 5 लाख 5 मरले में और 10 लाख रुपया 10 मरले में डिस्काउंट किया, और प्राइस जो थी वो 60 लाख 5 मरले की थी और 1 करोड़ 30 लाख से लेके पीछे नीचे करके 1 करोड़ 20 लाख रुपए 10 मरले की। और उसके बाद वो डील बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ी सक्सेसफुल गई है। यहाँ पे जिन लोगों ने इस डील में पार्टिसिपेट किया है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह से इसका मतलब है कि डील आपकी अच्छी गई है। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। सही। और बाकी आजकल के जो मार्केट के हालात हैं वो तो आपके सबके सामने है जो मार्केट के हालात इतने डाउन क्यों हैं आजकल देखा जाए तो? ओवरऑल ही मार्केट स्लो है। अब किसी भी मार्केट में चली जाएं, कहीं भी चले जाएं, वो क्लॉथिंग है, वो गला मंडी है, इसके अलावा मवेशी मंडी है, एनी काइंड ऑफ मार्केटिंग या कोई ट्रेडिंग में आप जाते हैं तो इसमें ना एक चीज़ तो ये है कि जो आजकल के हालात के अकॉर्डिंग डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से और सोने की फ्लक्चुएशन की वजह से, एक तो जो था हमारा बड़ा इन्वेस्टर वो मुल्की हालात को मद्देनज़र रखते हुए खामोश हो गया, क्योंकि उसको चाहिए होती है स्टेबिलिटी। ठीक। उसको पता हो कि अगले साल 2 साल के लिए ये एक हुकूमत है, इसकी ये एक पॉलिसी है, 2 साल तक जो है वो हम इसी के ऊपर रिलाई करेंगे। अब एक छोटी सी मिसाल है कि जी मतलब पिछला दौर आया था पिछली हुकूमत का, तो उसमें आप देखेंगे स्टेबिलिटी आ गई थी कि जी हाँ जी एक पॉलिसी चल गई है तो अगला साल 2 साल 3 साल यही पॉलिसी चलनी है। रिलीफ दिया गया था ना, बेसिकली इंडस्ट्री या कोई भी शोबा होता है उसको जब रिलीफ मिलता है तो वहाँ पे लोग पैसा लगाते हैं। सही। अच्छा, इसमें ये हुआ कि जी जो बड़े इन्वेस्टर्स थे वो खामोश हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही। वो फिर यहाँ से शफल हो गए, शिफ्ट हो गए वो दुबई की तरफ, क्योंकि दुबई बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है रियल एस्टेट के वाले से। क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है ना लोग ज़्यादातर रियल एस्टेट में करते हैं, उसी से तरक्की भी होती है, उसी के साथ जो है वो इंडस्ट्रीज चलती हैं, जैसे सरिया, सीमेंट, बजरी, वो बड़ी इंडस्ट्रीज है वो उसी के साथ चलती हैं। यानी कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है रियल एस्टेट की, और जी, इसमें बिल्कुल। जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है तो इसमें बहुत ज़्यादा लोग का रिज़्क वाबस्ता है इसके जी साथ। बिल्कुल इसी तरह ही है। और इसके साथ एक साथ नज़ीर साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी, और ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले, उन्होंने कहा था जी कि आप हमें बता दें हम पाकिस्तान का कर्जा उतार देंगे सिर्फ एक छोटे से इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान में छोटे से पैच। और ये बिल्कुल बात ठीक है। देखिए ना दुबई आज कैसे बना है, लोग वहाँ पे फ्लैट खरीदने के लिए मतलब लाइनों में लगे होते हैं जिस तरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि जी वो एक हब बन चुका है, कमर्शियल हब है, इन्वेस्टमेंट का हब है। लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट को सिक्योर समझते हैं, उसके ऊपर कोई पूछ-गिछ नहीं, आप इन्वेस्टमेंट लेके जाते हैं। अच्छा, फिर ये दुबई में तो बिल्कुल ज़ीरो टैक्स है वहाँ पर तो। जी बिल्कुल, इंडस्ट्री या डेवलपमेंट उसी वक्त होती है जब आपका टैक्स फ्री जोन होता है।
आप अगर देखेंगे तो पिछले जितने हालात या जिन मुल्कों ने तरक्की की है, वो एक दफ़ा पूरे एरिए को जहाँ पे इंडस्ट्री लगानी होती है, जहाँ पे डेवलपमेंट का आपका प्लान होता है, वहाँ पे आप उसको उस एरिए को टैक्स फ्री जोन कंसीडर कर देते हैं। इसीलिए आप देखेंगे इंडस्ट्री जब लगाई जाती है जिस जगह के ऊपर, जो कमर्शियल हब या कमर्शियल जोन होता है, इंडस्ट्रियल एरिया होता है, वहाँ पे आपका टैक्स का रेवेन्यू अलग होता है, वहाँ पे अलग चैप्टर होता है, वहाँ पे आपका डीसी रेट अलग होता है, वहाँ पे आपके ऊपर जो बाकी टैक्सेस हैं वो नहीं इम्प्लीमेंट किए जाते। अच्छा, ये तो हम बात कर रहे थे बड़े इन्वेस्टर की। छोटा इन्वेस्टर जो था ना जी, वो स्टक हो गया बेसिकली डॉलर्स की ट्रेड में, क्योंकि छोटे इन्वेस्टर को होता है कि यार प्रॉफिट कहीं ना कहीं से आए। उसके पास ना, छोटे इन्वेस्टर के पास जो कि 3 4 5 6 करोड़ तक का या 10 करोड़ तक का इन्वेस्टर होता है, उसके पास 3 4 जो है वो चैप्टर्स हैं बेसिकली। एक होता है कि अगर वो लाहौर का मतलब या बिग सिटीज़ में है, तो उसके लिए होता है गाड़ियों का बड़ा अच्छा बिजनेस है जी, वो गाड़ियाँ बुक करवा दी सेल परचेज या रीसेल। अभी तो गाड़ियों का भी कोई खास काम नहीं है। अच्छा, वो काम स्टार्ट हो गया था, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि यार डॉलर्स में बड़ी फ्लक्चुएशन हो रही है। तो वो डॉलर्स में फ्लक्चुएशन भी कैसे हुई कि हर गली मोहल्ले चौराहे के ऊपर हर बंदे ने जो आवाज़ लगाई कि डॉलर ले लो, डॉलर ले लो। उसको आपने भी कोई डॉलर लिए उस टाइम पे? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह क्यों, आपने देखा नहीं प्रॉपर्टी स्लो आजकल उसमें पैसे लगा नहीं, रहे? अल्हम्दुलिल्लाह हमें, क्योंकि हमने रियल स्टेट में पूरा एक अच्छा टाइम गुजारा है, हमें पता है अच्छा, ये बाइंग टाइम है बेसिकली। सही। हर चीज़ में इन्फ्लेशन आ चुकी है, हर चीज़ महंगी हुई है, लेकिन ये बाइंग टाइम है। क्यों? क्योंकि जो इन्फ्लेशन आई है बाकी चीज़ों के अंदर, इसमें नहीं आई प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक। तो वो फेक भी हो सकती है इन्फ्लेशन, और वही हुआ। डॉलर की इन्फ्लेशन आई तो वो फेक थी। क्यों? क्योंकि हर लोगों ने गली मोहल्ले चौराहे पे खड़े होकर कहा भाईजान डॉलर ले लो, डॉलर ले लो। वहाँ पे जो थे छोटे इन्वेस्टर्स, उन्होंने वो डॉलर परचेज कर लिए। अब उस परचेजिंग के अंदर उनके पास कोई ट्रांजैक्शन नहीं थी, ट्रांजैक्शन प्रूफ नहीं था, कि ना कोई रसीद थी, ना कोई पेमेंट शेड्यूल था। सही। बस उन्होंने पेमेंट की, कैश दिया और उसके बदले डॉलर खरीद लिया। अब हुआ ये कि आगे आपको पता है क्रैकडाउन वगैरह शुरू हो गए। अब जो छोटा इन्वेस्टर था, अब जो वो मनी एक्सचेंजर्स के पास बेचने के लिए जाते हैं डॉलर्स को, तो वहाँ पे उनसे सवाल किया जाता है कि भाईजान आपने ये कहाँ से लिया है, कोई रसीद दिखाएं। जैसे सोने के अंदर आप किसी के पास बेचने जाते हैं, वो रसीद मांगते हैं, तो सोने में इसलिए भी लोग कम जाते हैं। तो डॉलर्स में जब उनसे रसीद मांगी कि मनी ट्रेल आप बताएं कहाँ पे है, तो फिर हर बंदा स्टक हो गया। जिसने कोई $1,00,000 $50,000 लिया था, अब वो स्टक हो गया। अब फिर क्या हो रहा है कि जी 500,000 2,000 की ट्रांजैक्शन ये एक अच्छी बात नहीं है जब आपसे सेल करने जा रहे हैं, आपसे सवाल किया जा रहा है जी आपके पास ये डॉलर आए कहाँ से, आपने कहाँ से परचेज की है? बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन आए हैं कहीं से? लेकिन इसको फिर दूसरी तरफ इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए कि जब पहले सेल हो रहा था उस वक्त भी देखना चाहिए था कि कौन 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 बंदा इसको सेल कर रहा है। क्योंकि डॉलर की ये आवाज़ थी, वो आवाज़ बिल्कुल ठीक थी कि लोग जो थे या मनी एक्सचेंजर इसको 400 या 400 से प्लस लेके जाना चाह रहे थे। लेकिन उसके ऊपर जो हुकूमत ने जो पॉलिसी अपनाई, उसके बाद उसको नीचे करने के लिए अपनी पॉलिसी की, और बड़ी बेहतरीन पॉलिसी है ये भी। ऑब्वियसली ये एक जो था वो गैम्बलिंग हो रही थी, इट सॉर्ट ऑफ गैम्बलिंग थी कि जिसमें लोगों को फंसाया जा रहा था फ्री होने के लिए या जिस तरह भी जो भी मामला थे। लेकिन उसकी वजह से जो छोटा इन्वेस्टर था वो अब स्टक हो गया, उसके पास वे आउट नहीं निकल रहा। इसमें यही चाहिए, हुकूमत को एक पॉलिसी बनानी चाहिए, जामे पॉलिसी होनी चाहिए कि जो इन्वेस्टर है उनको कम अज़ कम वे आउट होना चाहिए। जैसे अब ये था कि हमारे हर हुकूमत जो थी वो आमतौर पर आपने देखा होगा, पिछली इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उससे पहले जो हुकूमत थी, हुकूमत को एक जामे पॉलिसी बनानी चाहिए। जैसे बेसिकली पिछले मुख्तलिफ अदवार के अंदर हुकूमतों ने अपने टेन्योर के अंदर मुख्तलिफ टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो थी वो मुतारफ़ कराई थी। उसमें ऑब्वियसली लोगों ने अपना टैक्स पे किया था, एक तो उससे टैक्स जनरेट हुआ था, टैक्स कलेक्ट हुआ था। उसके बाद कुछ ऐसे लोग थे जो कि लीगल नहीं थे बिल्कुल भी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यार हमें ये फ़ायदा हो जाएगा तो वो भी टैक्स नेट में आ गए। तो उससे ये जो इन्वेस्टर्स हैं उनको रिलीफ मिलेगा और वो दोबारा जो है पैसे को यहीं पे यूटिलाइज करेंगे। अभी जो पैसा जो स्टॉक हुआ है, जब ये निकलेगा ऑब्वियसली उसके बाद मार्केट में बहुत सारे अच्छी चीज़ें आएंगी, जैसे रियल स्टेट में पैसा वापस आएगा। इसके अलावा अगर कुछ लोग जो होते हैं वो देहात की तरफ अगर हम देखें तो वो उन्होंने काम करना होता है जीन्स का, मंडी के अंदर वो खुराक वगैरह की स्टोरेज या इस तरह की चीज़ों उसके ऊपर भी है, लेकिन वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन अभी जो पैसा अगर निकलेगा वो ऑब्वियसली दोबारा रियल स्टेट में वापस इन्वेस्ट होगा 1 से 2 महीने। ये एक्सपर्ट हजरात कह रहे हैं कि 1 से 2 महीने में अब जो है ना इन्वेस्टर वापस रिवाइव करके दोबारा रियल एस्टेट। आप समझते हैं कि भी रियल एस्टेट में चाम आएगा, जिन लोगों ने डॉलर्स में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की, अब वो वहाँ से अपना कैश आउट होके तो वो दोबारा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि उनके पास 3 ही ऑप्शन होते हैं बेसिकली। गाड़ियाँ
डॉलर, सोना, और तीसरा जो है रियल एस्टेट। सही। गाड़ियों की कीमत जो है वो प्राइसेस दिन ब दिन नीचे जा रही है, अनसर्टनिटी है कि क्या हो जाए, क्योंकि डॉलर की प्राइस नीचे जा रही है। बिल्कुल। और अब दूसरा जो आ जाता है डॉलर, डॉलर के अंदर वो ऑलरेडी इतने स्टक हो चुके हैं कि उनके लिए वहाँ से जो है वो दोबारा रास्ता नहीं है। तीसरा ऑप्शन जो फिर रियल एस्टेट है, जो कि सेफ एंड सिक्योर भी होता है। उसमें आम तौर पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ऑन ग्राउंड, क्योंकि जो मर्जी हो जाए, जिस तरह के मर्जी हालात आ जाएं, तो आपको ये पता होता है कि ये प्लॉट हमारा ऑन ग्राउंड पड़ा है। और ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी कभी भी अपनी प्राइस को कम नहीं करती अगर आपकी बाइंग बेहतर है। अगर आप जिस जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस सोसाइटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका ग्रुप अच्छा हो जो कि सपोर्ट करता हो, तो फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कभी भी डैमेज नहीं होती। यानी कि आपका कहना है कि रियल एस्टेट से अच्छी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, जी बिल्कुल। और ये ऐसी इन्वेस्टमेंट आप लॉन्ग टर्म इसको होल्ड भी करते हैं तो इंशाल्लाह आपको इसका आपकी सोच से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप इसको शॉर्ट टर्म भी करते हैं, लॉन्ग टर्म भी करते हैं, दोनों सिनेरियोज में ये आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। शॉर्ट टर्म में आपका एक बड़ा अच्छा इनकम जनरेट होती रहती है रेगुलर बेसिस के ऊपर, और लॉन्ग रन में तो आपके पास, आप अगर 2 साल 3 साल 4 साल के बाद देखेंगे चीज़ों को, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो जाती हैं। असल में ना रियल एस्टेट में जो अभी अगर पिछला बूम देखें हम, हर टेन्योर में, पॉलिटिकल टेन्योर में आता है, उसमें ना जब वो बूम आता है तो फिर फाइल्स की जो ना बहुत ज़्यादा लोग डिमांड भी करते हैं, और फाइल्स में बहुत ज़्यादा लोग एक्टिव भी हो जाते हैं वहाँ पे। फाइल किसे कहते हैं आप? फाइल इससे कहते हैं कि एक बंदे ने एक 40-50 एकड़ या 100 एकड़ ज़मीन दिखाई, वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू की, डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई, अब नया फेज़ उसने लॉन्च किया, अब उसकी गुडविल बन जाती है, तो वो नई फाइल्स इशू कर देते हैं। कुछ जो अच्छे डेवलपर्स होते हैं वो लैंड एक्विजिशन के बाद फाइल्स इशू करते हैं। मोस्टली जो होते हैं वो पैसा इकट्ठा करने के लिए अपनी पुरानी गुडविल को इस्तेमाल करते हुए फाइल्स इशू कर देते हैं। उससे एक दफ़ा तो उनके पास पैसा आ जाता है, लेकिन उनके ऊपर लायबिलिटी हो जाती है। इससे एक बड़ा स्कैम नहीं हो सकता? बिल्कुल बड़े स्कैम होते हैं, जिसमें कि बड़े प्रोमिनेंट ग्रुप्स ने भी स्कैम किए हैं, लेकिन जो अगर डेवलपर डिलीवरी देना चाहे तो ये कतई नहीं हो सकता कि वो डिलीवरी ना दे पाए, क्योंकि डेवलपर जो है वो एक, अगर देखा जाए तो चीज़ को प्रोडक्ट करता है। सही। प्रोडक्शन में हमेशा बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है। आप खुद वेंडर है ना जी, तो आपने अपनी प्राइस आप खुद सेट करनी है। ये हो ही नहीं सकता कि डेवलपर अगर चाह रहा हो और डेवलप ना कर पाए, डिलीवर ना कर पाए। इसमें स्कैम वही होते हैं। मैं वही उसी तरफ जा रहा था कि जब फाइल सेल होती है ना जी, तो लोग जो रियल एस्टेट से भागते हैं, अभी जो कह रहे हैं कि रियल एस्टेट में हमारा पैसा इतना डूब गया या इतना जी जी। नुकसान हो गया, बेसिकली वो रियल एस्टेट में नहीं जा रहे होते, वो फाइल्स में घूम रहे होते हैं। फाइल्स में हमेशा बबल होता है, बबल जिस दिन फटता है उस दिन उसमें से अंदर से कुछ नहीं निकलता। फाइल्स उन लोगों के लिए बेहतर होती हैं ग्रुप को देख के, जो कि एंड यूज़र होते हैं कि जी हमें 2 साल के बाद डिलीवरी चाहिए, ठीक है। जो अच्छे ग्रुप जो डिलीवर करते हैं जी आपको बिल्कुल, पोजीशन आप देते हैं टाइम पे। उनमें जाएं, आपको पता हो, थोड़ी सी छानबीन करें कि भाईजान वहाँ पे उन्होंने ज़मीन भी एक्वायर की हुई है या ऐसे हवा में बेच रहे हैं। यानी कि अच्छे ग्रुप के साथ अगर आप फाइल परचेज करें तो वो आपके लिए स्कैम नहीं है। जी बिल्कुल। सिक्योर आपकी जी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल। है। अच्छा, अब जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक, जैसे कह लें कि 10 लाख के ऊपर जब उनको प्रॉफिट नज़र आता है 2-3-4 लाख रुपया, और विद इन 10 to 15 डेज, तो वो उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे वो फिर जाके स्टक हो जाते हैं। फिर बाद में कहते हैं जी कि हमारे साथ तो फ्रॉड हो गया, हमारे साथ स्कैम हो गया। तो इसमें बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा था कि आजकल के जो हालात की वजह से अब लोगों ने क्या देख लिया जी कि 15-20 दिन में हमें भाईजान रिटर्न आना चाहिए और लाखों में आना चाहिए, जबकि एक्चुअल रियल एस्टेट जो है वो इस तरह नहीं है। एक्चुअल रियल एस्टेट वो ये है कि आप एक प्रॉपर्टी को ख़रीदते हैं तो कम से कम आप 3 से 6 माह उसको रखें, आप वेट करें। 3 माह तक तो आप उसको सोच ही नहीं सकते कि आप उस चीज़ को है आगे सेल आउट करें या आपको प्रॉफिट आएगा। अभी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जैसे भी गेन टैक्स आता है, गेन टैक्स से पहले आप उसका एक्साइज का और एफबीआर टैक्स देते हैं, जो आप इसके टैक्सेस जो होते हैं, तो 3 से 6 माह में आपको इतनी प्रॉपर्टी आपकी ऊपर गेन कर गई होती है कि आप वो टैक्स अफोर्ड कर सकते हो। इसमें ना फ़र्क है बेसिकली कि आप इन्वेस्टमेंट किस सोसाइटी में कर रहे हैं या किस जगह पे कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर जिस जगह के आपकी रजिस्ट्री इंतकाल होगी ना जी, वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी नहीं होगी, वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट भी ह्यूज होगी और आपको रिटर्न भी ह्यूज आएगा, ठीक है। जैसे डीएचए हो गया, या अगर आप ओपन लैंड को ख़रीदते हैं। जो हम बात कर रहे हैं इस वक्त, मैं ये बात कर रहा हूँ जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनके अंदर आप इस वक्त अगर आते हैं तो आपको ओपन प्लॉट्स, ओपन फाइल्स जिसको कहते हैं, फाइल्स की, ओपन प्लॉट्स की फाइल मिल जाती हैं। वो आप अपने नाम पे ना भी करवाएं,
कोई इशू नहीं। जैसे हमारे पास कोई डील आती है तो हम उसको ओपन फाइल दे देते हैं, वो हमारे लेजर से पैसे कट जाते हैं, लेकिन वो उनके पास सिक्योर होती है वो चीज़। उसमें उस क्लाइंट को अपने नाम पे करवाने की ज़रूरत नहीं होती, उसको ओपन ही आगे ट्रेड कर सकता है, ठीक है। वो ओपन प्लॉट बेच सकते हैं। बेसिकली रियल एस्टेट इसीलिए कामयाब होता है क्योंकि यहाँ पे आपके पास ओपन चीज़ें बड़ी होती हैं ना जी। फाइल्स में लोग इसलिए बहुत ज़्यादा जाते हैं कि वहाँ पे कोई लिखत पढ़त नहीं होती, बस एक जिसके पास एक फाइल है, फॉर्म है, बस वो मालिक है। आगे बेशक जिस बस चोरी हो गया वो अगला बंदा आके मार्केट में बेच दे, कोई उसका वाली वारिस नहीं होता। प्लॉट्स में फिर प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ में पूरा एक निज़ाम होता है ना, उसमें आपके पास स्टाम्प भी करवाते हैं आप अगर ओपन रखना है तो। उसके सोसाइटीज़ के लेटर हेड यूज़ होते हैं, इवन डीलर्स के लेटर हेड यूज़ होते हैं, और वो बड़ा सिक्योर सिस्टम होता है। उसमें आप ओपन प्लॉट रखें 3-6 महीने में आपको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गेन देता है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं ऑन ग्राउंड प्लॉट जो कि मौके पे मौजूद हो और उस जगह पे जाएं जहाँ पे डेवलपमेंट अभी चल रही हो। जैसे डेवलपमेंट कंप्लीट होगी तो ऑब्वियसली उसमें वही प्राइस नहीं रहेगी, प्राइस जो है ऊपर चली जाएगी, प्राइस गैप मीट हो जाएगा। यानी कि रियल एस्टेट एक अच्छी जगह है इन्वेस्टमेंट के लिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जैसे भी आपने कहा कि आने वाले वक्त में कुछ महीनों में इंशाल्लाह रियल एस्टेट में बहुत एक बूम आएगा। बिल्कुल, पहले रियल एस्टेट बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। इस वजह से भी मुख्तलिफ लोग जो इन्वेस्टर्स हैं ना जी, उनके पास टाइम नहीं होता या उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अब वो किसी भी और बिजनेस में जाते हैं, फर्ज करें मैं एक बात करता हूँ, ऑब्वियसली जैसे अब डॉलर्स में चले गए तो वो देखा देखी गए ना, पाकिस्तान में 1.5 साल बहुत है, देखा देखी गए तो वो फंस गए क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं था कि डॉलर कब ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा। ये तो ट्रेडिंग होगी ना, ट्रेडिंग तो हर बंदा नहीं कर सकता। हर बंदा सोच सकता है वो ऐसे कमा रहा है, वो बहुत पैसे कमा गया डॉलर में जाके, लेकिन ये नहीं पता कि उसको तरीकाकार है ट्रेडिंग करनी कैसे। जी बिल्कुल, रियल एस्टेट में आपके पास यही अच्छी चीज़ होती है कि आपने जब उस एरिया में जाना है, एक सोसाइटी में जाना है, आप मैक्सिमम 1 से 2 दिन में उस पूरी मार्केट को खंगाल सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि उस मार्केट में कहाँ से अच्छी चीज़ मिलती है, कौन बंदा अच्छा काम कर रहा है, कौन बंदा 2 नंबरी कर रहा है। आपको आपकी वर्किंग होगी, आप 1 दिन में ही वहाँ से आप चीज़ अच्छी बाय कर लेंगे। इसमें ये होता है रियल एस्टेट में लोग इसीलिए आते हैं कि लोग किसी और के साथ पैसा लगाने से डरते हैं क्योंकि फ्रॉड बड़े बड़े होते हैं। तो किसी और के बिजनेस में पैसा लगाने की बजाय, एक तो ये होता है कि जब आपको पैसा विदड्रॉ करना पड़ता है कैश, तो उस वक्त फिर बड़ी हर्डल आती है। वो हर बंदा जिस बंदे ने माल खरीदा है उसको माल बेच के फिर ये वो आपको पैसे दे देगा। रियल एस्टेट में फिर ये होता है कि ये चीज़ आपके अंडर है, आप जहाँ चाहें जब चाहें आप उस मंडी में जाकर उस मार्केट में जाके वापस उसको सेल कर सकते हैं, और ये आपके अंडर है और कोई बंदा इसका जो वाली वारिस या और कोई बंदा इसका मालिक होने की जो है वो नहीं कह सकता कि जी मैं मालिक हूँ। तो लोग इसलिए रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि भी आपने बताया कि उसमें बबल सिचुएशन रहती है डॉलर में, गोल्ड में, इसके अलावा ट्रेडिंग में इसमें बहुत ज़्यादा की जाती है। और ओवर के गोल्ड में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है। गोल्ड अभी लास्ट में 1-2 मंथ्स पहले कोई 240 पे गया था, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ये 185 पे था, और मेरे ख्याल सुनने में आ रहा है आजकल फिर ये 2 लाख प्लस चला गया। इसमें ना वही मैं आपको बात बता रहा हूँ, रियल एस्टेट में आप आएंगे तो आपको किसी भी मार्केट में जाएंगे आपको एक अच्छा कंसल्टेंट मिल जाएगा, आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं रहेगी। कि आपका एक्सपीरियंस नहीं भी है, आपका अच्छा कंसल्टेंट है, आप उसके साथ चलें, क्योंकि रियल एस्टेट में इन्वेस्टर जो होता है ना वो डीलर के लिए ब्लड होता है। अगर हम इन्वेस्टर को एक दफ़ा ख़त्म कर देंगे या उसको मार देंगे, जैसे मुर्गी हलाल कर देंगे, तो अंडे नहीं खाएंगे। तो डीलर चाहता है कि यार हम अंडे खाएं बेसिकली। दूसरी तरफ अगर हम जाएंगे डॉलर में या सोने में, तो वहाँ पे जब ट्रेडिंग हो रही होती है तो वो इंटरनेशनल उसका लिंक होता है। वहाँ पे अगर फर्ज करें इंटरनेशनल हालात प्लस माइनस होते हैं, जैसे आजकल हुए हैं एक जगह पे 2 मुल्कों की आपस की लड़ाई की वजह से सोना अब जो है ना जाना शुरू हो, क्योंकि अरब कंट्रीज जैसे ही किसी भी जगह पे जंग शुरू होती है, अरब कंट्रीज अपनी करेंसी को हमेशा उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं सोने में, कोई भी धात में, किसी भी धात में। तो सोना सबसे जो है एक्सपेंसिव धात है मेरे ख्याल से, या हीरे, मोस्टली सोने में वो कन्वर्ट गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो आप कहीं भी जाके इसको सेल आउट कर सकते हैं। तो ये डॉलर और सोने का जो तल्लक है वो इंटरनेशनल मार्केट से, उसमें आप अगर फर्ज करें किसी बेशक अच्छा कंसल्टेंट आपको मिला है, अगर आपको कोई नुकसान हो रहा होगा तो वो कंसल्टेंट आपके साथ भी कुछ नहीं कर पाएगा। जबकि वही चीज़ है कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं किसी सोसाइटी के अंदर, तो जब आप किसी खुदा न खासा प्लस माइनस में लॉस या प्रॉफिट में जा रहे होते हैं, तो वो एक तो कंसल्टेंट आपको पूरी सपोर्ट दे रहा होता है, उसके बाद वो ग्रुप जो है, अगर वो अच्छा ग्रुप है अल्हम्दुलिल्लाह से, तो वो फिर आपको सपोर्ट देता है कि हमने अपने डीलर्स को, इन्वेस्टर्स को कैसे पैम्पर करना है।
तो इसलिए वहाँ पे जाने के लिए आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए होगा ट्रेड के अंदर, चाहे वो गोल्ड की है चाहे डॉलर की। रियल एस्टेट में आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे बंदे को छानना है कि कौन है वो बंदा अच्छा, और उसके साथ आप काम करें, वो खुद भी कमाएगा, आपको भी कमा के देगा। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले न्यूज़ पे आ रहा था कि बैंक में आपका 5 लाख से ऊपर जो आपकी रकम है वो सिक्योर नहीं है, क्या वजह थी इसकी? ये अब इसमें कुछ ये भी मुहर्रकात हो सकते हैं कि ऑब्वियसली जैसे दिवालियापन की तरफ भी देखा जा सकता है चीज़ों को, क्योंकि हालात आजकल काफ़ी क्रिटिकल हैं। इसमें अगर आप देखें तो अभी पहले जो था ना, मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए आपने देखा होगा कि इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ा दिया था जी बैंकों ने, बिल्कुल ऐसे ही है। 22-24% तक इवन कर दे, जो कि अनप्रिडिक्टेबल है या जिसको कि हम सोच भी नहीं सकते। तो अभी वो इंटरेस्ट रेट भी अभी नीचे आ रहा है ऑब्वियसली। वो एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी, या एक कह लें कि वो एक थी कि ऑब्वियसली क्योंकि पाकिस्तान के 95% लोगों का जिनका अकाउंट है उनकी ऑलमोस्ट ट्रांजैक्शंस हैं या जो पैसे हैं वो 5 लाख से कम पड़े हुए हैं बैंकों में। तो वो एक अनाउंसमेंट उन्होंने की है कि जी हम इसको सिक्योर या पैम्पर कर सकते हैं। जो 5 लाख से ऊपर है वो एक 5% छोटा सा तबका आता है, ठीक है, उसको हम जो है वो टेक ओवर नहीं करेंगे, खुदा न खासा कोई इशू आता है। तो वो इसके ऊपर जो है वो कुछ लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया है, कुछ लोगों ने इसको रिएक्ट नहीं किया, लेकिन ये एक थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन भी है, अलार्मिंग एक अनाउंसमेंट भी है। तो अब इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने जो है वो कैश को विड्रा करवा के और लिक्विड फॉर्म में रख लिया, बजाय इसके कि वो वहाँ पे पेपर मनी या उसके अंदर जो है वो अपने बैंकों के अंदर अगर आपके ट्रांजेक्शन पास करें। बैंक में पड़े होते कि 2-4 मिलियन 5 मिलियन, तो आप क्या करते? आप भी कैश विड्रॉ करके रखते उसको? अब पाकिस्तान में भेड़ चाल है, कुछ लोग मोस्टली लोग जो कर रहे नहीं होते तो हैं मेरा पाकिस्तान ख्याल आपको तो उससे प्रॉपर्टी बाय कर लेनी चाहिए। हम बेसिकली हम अगर डीलर्स हैं, हमारा तो सिस्टम चल रहा होता है। हम्म। हम एक चीज़ खरीद रहे हैं दूसरी बेच रहे हैं, एक चीज़ खरीद रहे हैं दूसरी बेच रहे हैं। डीलर्स और इन्वेस्टर्स इस तरह वो फ्लो में रहते हैं। वो जैसे पंजाबी वो कहावत है ना कि जी जो पानी रुक जाए वो बेशक साफ भी हो, वो एक टाइम आता है वो भी बास मारना शुरू कर जी जी, देता है। तो स्मेल दे इस देता तरह है। ही है, गो विद द फ्लो, फ्लो में चलते रहें, निज़ाम चलता रहेगा, यानी कि जैसे आप बैंक रुकेगा में काम पैसे नहीं करो। रखते, आप उसको फ्लो में रखते हैं, आपने रियल एस्टेट में उसको इन्वेस्ट किया होता है कहीं ना कहीं, जी बिल्कुल। ताकि आप अच्छी इनकम हासिल कर सकें। जी बिल्कुल, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट चलती रहती है, इर्द-गिर्द नहीं हम जाते। जैसे आप जो नहीं लोग देखते बैंक डॉलर्स हो या गया, गोल्ड हो गया, डॉलर हो गया, आपकी इन्वेस्टिंग करते हो नहीं, बस। बिल्कुल भी नहीं। आपका दिल नहीं करता अभी ट्रेडिंग करें, अभी दिनों में अमीर हो जाए? तो दिनों में गरीब भी तो होते हैं, अच्छा, ऐसे भी इसका हो जाता जवाब है? कौन देगा? ये भी पॉइंट की एक बात है कि जो दिनों में ऐसे अमीर हो रहे हो उसके चांसेस भी ऐसे नीचे आने के हैं। असल में ना एक चीज़ होती है कि आप के पास कोई भी जो एसेट है ना जी, उसका खरीदार होना चाहिए, चाहे वो लॉस में बिके। आपके पास फ़र्ज़ करें, मैं मिसाल देता हूँ, एक पेन है तो उसका खरीदार होना चाहिए कि आप एक मंडी में जाके बेचें, बेशक आपने 10 रुपए की लिया है पेन, वो आप कहेंगे भाईजान मुझे बता दें कितने का, वो 8 रुपए का खरीदार तो होना चाहिए ना जी। तो जब अनसर्टेनिटी की कैफियत आती है ना जी, तो वो हर जगह के ऊपर, हर मंडी में उसका खरीदार जो होता है ना वो कम हो जाता है। वैसे तो इस तरह कहा जाए तो ऐसे तो गोल्ड भी कैसा ही एसेट है, एक ऐसा मेटल है, आप कभी भी इसको सेल करने जाए इसका परचेजर हर टाइम मौजूद है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन पॉइंट मेरा एक उसमें वही वही पे है कि वो उसका कनेक्शन किसके साथ है, इंटरनेशनल मार्केट के साथ है। वो ना आपके हाथ में है, ना किसी और उस जिस ब्रोकर के साथ आप अटैच हैं उसके हाथ में है, ना इस मुल्क के किसी मतलब बड़े ओहदेदार के हाथ में है। जी डॉलर की फ्लक्चुएशन होती है, वो ऊपर एक पूरी हरारकी बैठी है, जिस तरह भी वो मैनेज करते हैं उसको, उसका इंटरनेशनल लिंक है। उसका क्रूड ऑयल का, जैसे अभी कुछ लोग जी बड़े जी। क्रूड ऑयल में भी जाते हैं, तो कहने का मकसद है कि उसकी फ्लक्चुएशन उनके साथ चलती है, इंटरनेशनल मार्केट के साथ फ्लक्चुएशन होती है। मुझे तो आपकी इन बातों से ये लग रहा है कि सबसे बेहतर प्रॉपर्टी है आप अच्छी जगह पे कहीं भी एक प्लॉट बाय करके रख लें। मेरा नहीं ख्याल कि उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, जी बिल्कुल। वो स्टेबल हो सकती है या इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज नहीं हो ऑन सकती। ग्राउंड प्लॉट आपके पास होगा, वो अगर अच्छी जगह पे होगा, अच्छी सोसाइटी के अंदर होगा, तो वो उसी जगह पे स्टेबल हो जाएगा मंदे हालात के अंदर। जैसे फिर मार्केट ग्रो करेगी, यहाँ हालात अच्छे आएंगे, वो ग्रो करना शुरू कर देगा। इसमें लॉस के आपके कहीं 1% भी चांसेस नहीं है ऐसी जी प्रॉपर्टी, बिल्कुल। अच्छी प्रॉपर्टी के। अच्छी प्रॉपर्टी के कहीं पे भी, ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी के कहीं पे भी आपके लॉस के चांसेस नहीं है। वो एक छोटा सा मिसाल है, मुहावरा है, कहते काश मेरे दादा ने ये ज़मीन ले ली थी, आज मैं भी करोड़पति होता।
वो यही मुहावरा है ना जी, क्योंकि आज से 30 साल पहले जो ज़मीनें यहाँ पे कौड़ियों को बिकी थी, आज माशाल्लाह से करोड़ों करोड़ों की होगी, बिक रही अरबों हैं। की होगी हैं। क्योंकि लोगों की डिमांड है। अब जिस तरह से जितनी स्पीड से आबादी बढ़ रही है, यहाँ तो हमें हॉरिजेंटल हम जा रहे हैं, यहाँ तो हमें फिर वर्टिकल जाना पड़ेगा ना। लेकिन अभी पाकिस्तान में वर्टिकल का ट्रेंड नहीं है, अभी रिसेंटली थोड़ा बहुत स्टार्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी उस पर लोग इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे अपना। पाकिस्तान में लोग इंटरेस्ट इसलिए नहीं शो कर रहे कि जब किसी भी डेवलपर के पास वर्टिकल के लिए जाते हैं ना जी, तो वहाँ पे आजकल के जैसे सीमेंट सरिये की वजह से, फ्लक्चुएशन की वजह से लोग बहुत ज़्यादा प्लस माइनस कर रहे थे चीज़ों को, ठीक है। अब प्लॉट इसलिए ख़रीदा जाता है कि जो मर्जी है जी, प्लॉट डेवलप हो गया जी, ओके, अब ये कहीं नहीं जा सकता। अब वर्टिकल में डेवलपर जो है उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो एक प्लॉट भी खरीदे, उसके ऊपर डेवलप भी करे, पूरी एक बिल्डिंग तैयार करे, उसके बाद आपको कहे कि जी आए ये ले लें, ठीक है। वर्टिकल में ये होता है इस तरह कि जी सिर्फ और सिर्फ प्लॉट खरीद के उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की जाती है और बेच दिया जाता है आगे, मतलब मुख्तलिफ क्लाइंट्स को। वहाँ पे अगर ग्रुप अच्छा होता है तो वो उसको डिलीवर करता है। जैसे यहाँ पे हमारे लाहौर के अंदर बहुत अच्छे ग्रुप्स चल रहे हैं जो कि डिलीवर कर रहे हैं। सही। लेकिन एक और चीज़ के उसमें गैम्बलिंग भी आती है, दो नंबरी भी आती है, फ्रॉड भी आता है, क्योंकि वो उन्होंने पैसा इकट्ठा करना होता है एक दफ़ा और निकल जाते हैं। उसके बाद आप किसी को पकड़ नहीं सकते। आप 1000 उन्होंने अपार्टमेंट बेच दिए हैं और जो रकबा है वो सारा 8 कनाल 10 कनाल है या 2-3-4 एकड़ है, तो वो कितने हज़ार बंदे वहाँ पे आकर क्या कर लेंगे उसका। इसका मतलब है कि अच्छे इदारे से आपको, अगर कोई भी आप बाइंग कर रहे हैं, एक अच्छे इदारे के साथ अटैच हो, एक अच्छे कंसल्टेंट के साथ आपकी हेलो होनी चाहिए जिसके थ्रू आप अपनी स्केल परचेज कर सकें। पंजाबी में हमारे बड़े कहा करते थे, चंगे दा बेली चंगा। तो आप अगर किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाएंगे, वो आपको अच्छी चीज़ परचेज करके देगा। बिल्कुल। एक चीज़ आप याद रखें कि कंसल्टेंट की रोज़ी जो है वो आप कभी ना रखें, क्योंकि वहीं से तो वो अपने सारा मतलब अपना घर चला रहा है, अपने ऑफिस के अखराजात हैं। आप उसको 1% 2% दें ताकि वो आपको अच्छी चीज़ लेके दे। अगर उसको पता होगा कि यार मुझे यहाँ से मेरी पूरी मजदूरी मिलेगी, तो वो आपको अच्छी जगह पे लेके जाएगा। अगर आपके लिए पूरी एफर्ट करेगा। अगर उसको होगा कि यार मुझे यहाँ से मेरी रोजी नहीं मिलनी, वो फिर उसमें कोई ना कोई बीच में मार्जिन रखेगा, कट रखेगा अपना, जो कि अल्टीमेटली नुकसान आपके लिए होगा। अब कट वाली चीज़ आपको जो मिल रही होगी ना, ये याद रखिएगा, कट वाली चीज़ जो बंदा आपको दे रहा होगा उसमें कोई ना कोई जोल होगा। जो प्रोडक्ट आपको फर्ज करें एक सोसाइटी में जाके या एक डेवलपर के पास, सर ये सर फाइल ले लें, ये बड़ी बेहतरीन है, क्योंकि आप उसको कह रहे हैं भाई मैंने आपको कमीशन नहीं देना, अब वो कट रख रहा है, वो किसी माड़ी सोसाइटी की फाइल आपको फिर चेप देगा, फिर आप कहेंगे कि यार मुझे डीलर ने फंसा दिया। तो यहाँ तो लालच तो मैंने खुद की ना, मैंने उसको उसकी मेहनत की, जो बनता था उसको 25,000 मैंने नहीं दिया। यहाँ पे ये क्लाइंट्स की जिम्मेदारी है या क्लाइंट्स के ऊपर भी आता है कि वो इस चीज़ को भी मद्देनजर रखें कि वो रियल एस्टेट कंसल्टेंट जो हैं वो उनके साथ पूरा कोऑपरेट करें, उनको उनकी पूरा कमीशन दें, ताकि वो अपना पूरा काम पूरी खुशअस्लूबी के साथ आपको प्रोवाइड करवाएं। सही। तो इसमें फ़ायदा तो परचेज़र का ही है ना, क्योंकि परचेज़र तो लाखों रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, कंसल्टेंट तो सिर्फ कुछ हज़ारों में अपनी फीस ले रहा है। जी बिल्कुल इसी तरह ही ना, देखें आप अपना 30-40 लाख रुपया दाव पे लगा लेते हैं सिर्फ और सिर्फ 30-40 हज़ार या 50,000 रुपये कमीशन के पीछे कि जी मैंने कमीशन आपको 0.5% देना है, ये मैंने आपको नहीं देना। जबकि दूसरी तरफ आप अपनी 50 लाख रुपए की चीज़ खरीद रहे हैं। अब आप एक गाड़ियों वाले बंदे के पास जाएं, आप कहें भाई जी मैंने आपको कमीशन नहीं देना, वो आपको माशाल्लाह से बड़ी ठुकी हुई, बड़ी बेहतरीन बनी हुई गाड़ी देगा। ऐसी गाड़ी देगा कि आपकी ठुक जाएगी, वो आपकी ठुक जाएगी। कि भी आपके साथ हुआ ऐसा, गाड़ी आपको मिल गई हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम यही कहते हैं कि भाईजान आपको कमीशन हम पूरा देंगे, शायद उससे भी ज़्यादा भी देंगे, तो गाड़ी, लेकिन आपकी गारंटी होगी कि कल को मसला होगा कि आप उसको वापस रखेंगे। फिर ऑब्वियसली वो उस चीज़ को ऑन करते हैं। ये तो बड़ी अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट, है। अच्छे कंसल्टेंट जो चाहे वो किसी भी फील्ड में चले जाएं, इवन हर जगह पे वो ऑन करते हैं चीज़ को कि ये चीज़ हम आज आपको दे रहे हैं, ये अगर आपको कल को मसला होगा, इसमें मसला होगा, तो फिर हम इसको बाय बैक भी करेंगे। ठीक है, हाँ ये अलग चैप्टर है कि मार्केट डाउन हो जाए या प्लस माइनस हो जाए चीज़ें, ठीक है, उस वक्त एक अलग चैप्टर आ जाता है बेचते हुए, लेकिन अगर इसमें कोई चीज़ मसला होगा तो हम इस चीज़ को ऑन करेंगे। वही अवली बात, अगर आप उसको उसका राइट, उसकी मजदूरी दे रही हैं तो वो आपके लिए एफर्ट कर रहा है और आपको एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो अगर आप
कुछ से कुछ पैसों के लिए उसका हक रखेंगे तो ज़ाहिर सी बात है फिर वो कहीं ना कहीं से तो अपने लिए मजदूरी ढूंढेगा ना। जी बिल्कुल हो ऐसे ही सकता है फिर वो दूसरे बातों की बंदे की बातों में, गलत इंसान की बातों में अपनी मजदूरी के लिए आ जाए और आपको एक गलत चीज़ दे दे, वो गाड़ी है या प्लॉट है। जी बिल्कुल ऐसे ही। इस्लाम भी आपने आप अपने कीमती टाइम में से हमें कुछ टाइम दिया, हमें अच्छा लगा। अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती टाइम का। हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।